हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं एनसीईआरटी 9th की बुक से। जी हाँ, पहले हम 9th की क्लास के जो भी चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम 10th की जो बुक है उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे हर चैप्टर वाइज। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बाद में जैसे ही हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके साथ की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो ये चैप्टर नंबर 14 है एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ्स बुक का। और इसके अलावा एक चैप्टर और इसमें बच जाएगा। उसके बाद जो 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है उसके जो हम बेसिक्स देख रहे हैं, जो हमारे लिए काम आ सकते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आज स्टैटिस्टिक्स की, उन पॉइंट्स की जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत टाइम पहले क्योंकि आपने ये पढ़ा था आप इसको भूल चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आज हम रिवाइज चीज़ों को करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें स्टैट्स होते हैं, आप सिंपल भाषा में इसको समझिए। स्टैट्स मतलब होते हैं आंकड़े। ठीक है, अब वो आंकड़े नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं या किसी और चीज़ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको आंकड़े यानी कि नंबर्स की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ही आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक अलग ब्रांच है, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, उसको अरेंज करते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स है। तो आंकड़ों को इसमें देखते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको देखते हैं। तो बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की तरफ, उन पॉइंट्स की तरफ जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को आपको कलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से, जो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है, यहाँ पर आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। अब ये जो मार्क्स हैं इसको बोला जाता है रॉ डेटा, यानी कि जो हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो जो डायरेक्टली हमें पहली बार मिला है वो रॉ डेटा है। क्या है? रॉ डेटा है। लेकिन अगर आपसे इसमें पूछे कि हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स इनमें किसके हैं या कौन से हैं, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स पूछे या लोएस्ट मार्क्स, इसमें आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट बात मिलेगी। आप ये मत सोचना है बहुत बेसिक चीज़ है, आप बस सुनते रहिए ट्रस्ट करके। हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स इसमें कौन से, अब आप ढूंढोगे। ठीक है, आप सारे नंबर्स पढ़ोगे, फिर कंपेयर करोगे और फिर ढूंढोगे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया जो हमें गिवन होता है। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको फटाफट से एक असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। उससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर जब हमने इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली इसमें करते हैं असेंडिंग में। तो हमने देखते ही बता दिया कि जो 25 है दैट इज़ द लोएस्ट मार्क और जो 95 है वो क्या है, हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, 25 हैं, एकदम आपने देखते बता दिया अरेंज करने के बाद, और हाईएस्ट मार्क्स हैं 95। अब आपसे आपको एक चीज़ निकालने के लिए आती है एग्जाम में, आपसे पूछी जाती है रेंज ऑफ द डेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। और कॉपी पेन अगर आप लेकर नहीं बैठे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रीजनिंग मैथ्स जैसे अगर आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठें और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको तुरंत आप नोट करें। ठीक है, वो आपके काम आएगा। रेंज ऑफ डेटा लिख लीजिए, क्या होता है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज द रेंज ऑफ द डेटा। यस, रेंज निकालने के लिए आपके पास आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इस डेटा की रेंज बतानी है। तो रेंज का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स का डिफरेंस। तो यहाँ पर हाईएस्ट है 95, लोएस्ट है 25,
तो भाई जो इस डेटा की रेंज है वो कितनी है, 70 यानी कि 70 है। तो इससे आपको रेंज ऑफ डेटा पता चल गई कि रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट के डिफरेंस से निकालते हैं। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। हर एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट में ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं जो कि आउट ऑफ 100 हैं। अब ये इतने सारे मार्क्स हैं, है ना, 30 बच्चों के मार्क्स हैं। अब इनको हमें एक टेबल में इस तरह से अरेंज करना है कि हम आसानी से समझ पाए। अब यहाँ पर नाम तो स्टूडेंट्स के नहीं है, सिर्फ डेटा है कि 30 स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि कितने बच्चों के 50 नंबर हैं, कितने बच्चों के 70 नंबर हैं, और उस अनुसार हम बनाएंगे एक टेबल। तो जी हाँ, हमने टेबल बनाकर कर ली है तैयार। इसका मतलब क्या है कि जो 10 नंबर लेने वाले हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या मिल रही है, फ्रीक्वेंसी मिल रही है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आती है और आप नहीं निकाल पाते हो एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी है कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज़ आपको दी है, यानी कि जैसे यहाँ पर 10 मार्क्स वाला एक बच्चा है, 36 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स जितना ये आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी गई है। तो क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी, नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा कि 10 नंबर एक बच्चे के आए हैं, 20 भी एक के आए हैं, 70 कितने के आए हैं, 4 बच्चों के। तो इस तरह से हम टेबल में इनको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। आई होप आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये जो हमने टेबल बनाई है इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इसमें हमने चीज़ों को क्लियरली यहाँ पर बना लिया है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, ये ग्राफिकल फॉर्म में कैसे की जाती है, कितने तरीके से। और ये सिर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना 9th क्लास की बुक में बताया गया है। सम अप इसको बाद में किया जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो बार ग्राफ की फॉर्म में, एक पढ़ते हैं हिस्टोग्राम की फॉर्म में, और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की फॉर्म में। अगर बार ग्राफ की बात की जाए तो एग्जाम्पल 5 आपके सामने बहुत सिंपल है समझना। ये जो आपके सामने ग्राफ है इसको बार ग्राफ कहा जाता है। यहाँ पर ये बार्स बने होते हैं। यहाँ पर 9th क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर उनका जो मंथ ऑफ बर्थ है, यानी कि उनका जन्म का जो महीना है, मंथ है, वो यहाँ पर उनसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको मंथ ऑफ बर्थ बना ली है 12 जैन टू दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो उनका इस तरह से ग्राफ में उनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब बस सिर्फ इन 40 स्टूडेंट्स में से ये देखना है कितने स्टूडेंट्स नवंबर में पैदा हुए, कितने कौन से मंथ में पैदा हुए, उस हिसाब से इनको क्या करना है, अरेंज करना है। किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पैदा हुए। तो इस तरह से ग्राफ को यहाँ पर बनाया गया है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, उसमें आ जाता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में भी एक तरह की टेबल रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेट दिए हुए हैं और इतने वेट के बीच में, जैसे यहाँ पर 30.5 से 35.5 वेट kg वेट के बीच में 9 स्टूडेंट्स आते हैं। वैसे ही सेकेंड जो रेंज है उसमें 6 स्टूडेंट्स आते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल 36 हैं और उनकी जो वेट्स की रेंज है वो इधर मेंशन है। तो इस तरह से हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, दोनों आपके क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो हिस्टोग्राम है वो भी, और आपका जो यहाँ पर बार ग्राफ है वो भी। एक टीचर को परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है 2 सेक्शंस की मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100। ठीक है, उसने क्या किया, उसने कुछ को देखा कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स अंडर 20 हैं, कुछ के 70 और उसके ऊपर है। तो उसने एक रेंज बनाई, उसने साइजेस बनाए 0 से 20, 20 से 30 और कहाँ तक, 70 अबव तक। तो इसको यहाँ पर टेबल को कैसे तैयार किया गया है कि 0 से 20 नंबर वाले 7 स्टूडेंट है, 20 से 30 नंबर वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 90। अब इसी को अगर हम बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं 10 से लेकर 100 तक तो हमने यहाँ पर रेंज बना ली है, क्योंकि सेम डिफरेंस लिया है बीच में 10 से 20
के बीच 10 डिफरेंस है, 20 से 30 के बीच भी 10 डिफरेंस है, और इधर हमने ले लिया है 2 से लेकर 22 तक, यानी कि 2 के डिफरेंस है। अब आप पहला बार ग्राफ का साइन देखो कि जो 0 से लेकर 20 तक है वो 7 पर है। 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 7, यानी कि 7 आएगा। तो 0 से 20 के बीच 7 स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 से 20 के बीच 7 स्टूडेंट्स हैं। 20 से 30 के बीच कितने हैं? 10। तो 20 से 30 के बीच कितने दिखाए गए हैं? यहाँ पर 10 दिखाए गए हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया, एक सेकेंड, ये कितने हैं? यहाँ पर 7 है, ये यहाँ पर 10 हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिखाया गया है। तो ये बार ग्राफ भी आपका क्लियर हो जाता है, और ये हिस्टोग्राम की टेबल ये किस तरह से परफॉर्म की जाती है वो भी आप यहाँ पर अब जो थर्ड टाइप होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो उसमें आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि क्लास इंटरवल्स आपको दिए होते हैं, ठीक है, इंटरवल दिया होता है ना वहाँ से लेकर वहाँ तक। अगर आपसे वहाँ से पूछा जाए आपको वहाँ से कि क्लास मार्क कितना होगा, तो वहाँ पर आपने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना है। क्या करना है? अपर लिमिट में लोअर लिमिट को प्लस करो और डिवाइड 2 करो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? क्लास, यहाँ पर क्या मिल जाता है? क्लास मार्क मिल जाता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखी है कि ये जो लिविंग इंडेक्स की कॉस्ट 140 के 150 के बीच में है। ये कितने नंबर ऑफ वीक तक है? 5 तक है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है? पहली वाले में 140 से 150 के बीच अपर लिमिट है 150 और लोअर लिमिट कितनी है? 140। तो ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे? अगर यहाँ पे क्लास मार्क हमें निकालना है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। तो क्लास मार्क यहाँ पर कितना हो जाएगा? 145। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। तो फिर ये टेबल इस तरह से बाद में जब हर एक का हम क्लास मार्क निकाल लेंगे तो यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी तो आप समझ रहे होगे कितने टाइम तक कोई चीज़ हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी हो गई, और क्लास मार्क क्या हो गया? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इस तरह से बनकर टेबल हो जाती है आपकी रेडी। अब आ जाता है स्टैटिस्टिक्स का सबसे ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले आपको बता देती हूँ, जहाँ पर आप क्या निकालते हो? मीन, माध्य है, जहाँ पर आप निकालते हो मीडियन यानी कि माध्य का, और जहाँ पर आप निकालते हो मॉड यानी कि बहुलक। आप इनको निकालते हो, इनके फॉर्मूला भी याद कर लेते हो, लेकिन आपको क्या पता है कि ये होता क्या है, कैसे ये निकाला जाता है? थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5, और उनमें स्कोर, पहले क्वेश्चन में जो स्कोर है मैरी का और हरी का वो दिए हुए हैं, पहले में भी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और 5वें में। पांचों क्वेश्चंस में मैरी का और हरी का स्कोर दिया हुआ है। कैसे? जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैरी का स्कोर 10 है, जबकि पहले क्वेश्चन में जो हरी है उसका स्कोर है 4। अब इसके बेसिस पर हम इन तीनों टर्म्स को समझेंगे, मीन, मीडियन और मॉड। अब देखो, सबसे पहले हम मैरी का एवरेज स्कोर निकाल लेते हैं और हरी का भी एवरेज स्कोर निकाल लेते हैं। एवरेज स्कोर होता है औसत स्कोर, ठीक है, औसत निकालते हैं। औसत हमेशा कैसे निकलता है कि जितने आपके पास डेटा है उसको ऐड कर दो, और जितने टाइम्स है, कितनी बार है वो डेटा, उससे कर दो डिवाइड। जैसे मैरी का स्कोर है 10 8 9 8 7, तो मैरी का स्कोर ऐड कर लिया 10 + 8 + 9 + 8 + 7, और डिवाइड कितनी बार किया? जितने सब्जेक्ट्स में स्कोर है, जितनी बार किए है, तो 5 सब्जेक्ट्स में है तो 5 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये एवरेज होता है, और एवरेज ही क्या होता है? मीन होता है, ठीक है। एवरेज ही क्या होता है? मीन यानी कि माध्य। तो मैरी का स्कोर कैसे निकाला? उसके पांचों क्वेश्चंस के स्कोर ऐड करके डिवाइड 5 किया, और हरी का एवरेज स्कोर निकाला, पांचों का ऐड करा, डिवाइड 5। डिवाइड 5 क्यों किया? क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स का है। 5 क्लासेस का होता तो 5 से डिवाइड करते, 6 क्लासेस का होता तो 6 से डिवाइड करते। तो अपॉन में क्या करते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स जो वो आता है। अब यहाँ पर जो मैरी है उसका एवरेज स्कोर है 8.4 और हरी का एवरेज स्कोर है 8.2। तो हम यहाँ से क्या एवरेज स्कोर देकर तो हम ये बताएंगे कि मैरी ने अच्छा परफॉर्म किया है, मैरी ने अच्छा परफॉर्म किया है हरी से। क्यों हमने ऐसा बोला? क्योंकि एवरेज मैरी का ज़्यादा अच्छा है हरी से। लेकिन अगर हम इन दोनों के स्कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, कैसे हमने लगाया? मैरी का स्कोर असेंडिंग ऑर्डर में लगाया 7 8 8 9 10, और हरी का लगाया तो 4 7 10 10 10। अब यहाँ पर अगर हमने
मिडिल मोस्ट स्कोर देखा, मिडिल मोस्ट का मतलब है ठीक बीच में देखते हैं, दोनों साइड से लेफ्ट राइट से इक्वल टर्म्स छोड़कर जो बीच में फिट आ रही होती है वो होती है मिडिल मोस्ट टर्म या मिडिल मोस्ट स्कोर। तो दोनों का अगर हमने मिडिल मोस्ट स्कोर देखा तो मैरी का 8 है और हरी का 10 है, तो यहाँ पर किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, हरी की। यानी कि अब इस दो तरीके से देख लिया, पहले हमने मीन देखा, मीन में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैरी की। अब हमने इनके मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखा और मिडिल मोस्ट स्कोर देखा तो वो किसका ज़्यादा था, हरी का ज़्यादा था। तो यहाँ पर किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, हरी की है। लेकिन इस तरीके से अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे और तो ये क्या कहा जाएगा, ये मीडियन कहा जाएगा, यानी कि माध्यिका कही जाएगी। यानी कि अगर माध्यिका मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, हरी की अच्छी है। तो आप समझ गए कि मीडियन हमने कैसे निकाला, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को रखा और मिडिल मोस्ट टर्म हमने ली और वही हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। यानी कि मैरी का जो मीडियन है माध्य का वो 8 है, 8 नंबर है, और हरी का कितना है, 10 नंबर है। इतना क्लियर है। अब एक लाइन ध्यान से सुनते रहिएगा। द एवरेज स्कोर दैट मैरी फाउंड इन द फर्स्ट केस दैट इज मीन। मीन समझिएगा, जो पहले हमने ट्रायल किया पहले मेथड से जो हमने इनके एवरेज निकाला वो हो गया मीन। फिर हमने जो मिडिल स्कोर निकाला वो हो गया मीडियन। द मोस्ट ऑफन स्कोर्ड मार्क दैट हरी यूज्ड इन सेकेंड स्ट्रैटेजीज मोड। मोड क्या होता है, बहुलक, जो स्कोर जो नंबर ज़्यादा बार आया हो। जैसे आप हरी के स्कोर में देखिए सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आया है, 10, तो 10 क्या हो जाता है, मोड। तो कोई आपको मान लीजिए नंबर की एक सीरीज़ दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 4 6 4 3 4 6 4। अब इस सीरीज़ में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है वो हो जाएगा मोड यानी कि बहुलक। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 4 है वो 4 बार आया है सबसे ज़्यादा बार, तो 4 इसका मोड यानी कि बहुलक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, मीन का सीधा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितनी टर्म्स आपको दी हैं, नंबर दिए हों चाहे कुछ और फॉर्म में दिया हो, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हैं उनका सम कर दीजिए अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशंस है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर दीजिए डिवाइड। वो मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया है। और मीन को यानी कि एवरेज को हम बार से, मान लीजिए एक्स का एवरेज आप निकाल रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं एक्स से, तो एक्स के ऊपर आप क्या लगाएंगे, बार। तो उसका मतलब होता है मीन आपको निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मीन ना लिख के दे, सिर्फ दे कि इसका आपको बार निकालना है, उसका मतलब होता है मीन। अब अगर आपको मीन निकालना पड़ जाता है, कोई लेंदी क्वेश्चन है, तो वो किस तरह से होता है, अब ये यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट 10 मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं, 20 भी एक स्टूडेंट्स के हैं, और 3 स्टूडेंट्स के 36 मार्क्स हैं, 4 स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हम टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। अब टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, जितने मार्क्स हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट के 10 हैं तो 1 × 10 प्लस 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, एक के, तो 20 × 1, फिर 3 × 36, फिर 4 × 40, ऐसे ही करके जितनों की जितनी फ्रिक्वेंसी है मार्क्स की उनकी मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड कर दिया, तो वहाँ से हमें मिल जाएंगे टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके आ जाएंगे 1779, यानी कि 1779। ये तो टोटल मार्क्स आ गए। अब चूंकि मीन के लिए टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होता है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो ऑब्जर्वेशन तो ये है ना कि 1 + 1, ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास कि कितने स्टूडेंट्स के हैं, जो स्टूडेंट्स की नंबरिंग है वो ऑब्जर्वेशन है। तो जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर एक स्टूडेंट के थे, 20 भी एक के थे, 30 नंबर 3 स्टूडेंट्स के थे, तो जो ये स्टूडेंट्स थे इनको ऐड करके आ जाएगी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से आपको सॉल्व ये करना होता है। देखो ये टेबल इस तरह से बनाई जाती है, ध्यान से इसको देख लो। पहले मार्क्स हैं, फिर इतने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, और फिर FI XI है, तो FI फ्रीक्वेंसी हो गई और XI क्या हो गया यहाँ पे मार्क्स, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया FI XI, यानी कि 10 नंबर एक स्टूडेंट के हैं तो 10 × 1 10,
20 मार्क्स एक स्टूडेंट्स के हैं तो 20 इंटू एक 20, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं तो 36 इंटू 3 करेंगे तो 108। तो इस तरह से ये हो जाता है। और ये टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 30, और इनके जो सम हो गया वो हो गया 70, 79 डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा मीन। अब आ जाता है मीन, तो आपके लिए इजी होता है, आपको में से बहुत लोग को पता भी होगा। मीडियन आप निकालने में बहुत हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि मीडियन निकालने के तरीके हो जाते हैं दो। अगर मीडियन में जो टर्म है वो ऑड है तो अलग फॉर्मूला है, और मीडियन में टर्म्स इवन है तो अलग फॉर्मूला है। देखिए, अगर मीडियन में यानी माध्य का निकालने में आपको नंबर ऑफ टर्म्स पहले आप गिन लो, है ना। सबसे पहले आप, अगर आपको मीडियन निकालना है तो जितनी टर्म्स आपको दी हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। उसके बाद उन्हें काउंट कर लो वो कितने हैं। अगर वो ऑड नंबर में है, मान लीजिए वो है 7 ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड से इक्वल इक्वल निकाल दीजिए, और जो मिडिल टर्म आएगी ना वो आपका क्या होगी, आपका वो मीडियन होगी। फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ गए। असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको वैसे भी लगानी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास 5 टर्म्स हैं, ठीक है। और 5 में भी मैं क्या ले लेती हूँ, मैंने अरेंज कर लिया 1 2 5 7 और 8, ठीक है। कितने मैंने इनको ना अरेंज करके लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। अब कितने हैं ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 होता है ऑड नंबर। तो मैंने क्या बोला, राइट लेफ्ट से बराबर बराबर निकाल दो, जो मिडिल टर्म है वो आपका मीडियन होगी, ठीक है। तो 2 इधर से निकाले, 2 इधर से, बीच में क्या बचा 5, तो 5 मीडियन हो जाएगा। फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो, कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 13 है, फॉर्मूला लगाएंगे 13 + 1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। तो जो यानी कि जो 7वां ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा। 7वां ऑब्जर्वेशन मतलब जो 7वें नंबर पर नंबर लिखा होगा वो। फॉर्मूला समझे किस तरह से। मान लीजिए आपके पास कितनी टर्म्स हैं, n बराबर आपके पास है 7, ठीक। 7 टर्म्स हैं आपके पास, 1 2 3 कुछ भी करके आपने असेंडिंग ऑर्डर में 7 टर्म्स। मीडियन में याद रखना असेंडिंग में ज़रूर लगाना है, वरना आंसर हो जाएगा गलत। असेंडिंग में लगाया, टर्म्स काउंट करी, कितनी आई 7 आई, और आपको निकालना है मीडियन। तो कैसे निकालेंगे मीडियन को आप, 7 + 1/2, 8/2 आया कितना 4। तो जो चौथी टर्म होगी, 4th टर्म होगी ना जो आपने असेंडिंग में लगाई है, उनमें से जो चौथी टर्म होगी वो मीडियन होगी। ऑड के लिए यही फॉर्मूला है। अब इवन के लिए समझ लो, इवन के लिए कैसे, मान लो 4 ही टर्म आपको दी हूँ, 1 5 8 12। अब ये कितनी टर्म्स हैं, मैंने लगा ली असेंडिंग ऑर्डर में, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। अब चूंकि 4 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला यहाँ पर आप देख लो क्या होता है। सम संख्या देखो, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, सम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं n/2th प्लस n/2 + 1th अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी होती हैं। मान लीजिए n की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको 4, तो 4/2 वाली टर्म प्लस 4/2 + 1th वाली टर्म अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा 2 प्लस 4/2, 2 और 1 3, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5/2। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आया, यहाँ पर आया आपकी सेकंड टर्म, 4/2 टर्म, 4/2 किया तो 2 आया, और 4/2 + 1 किया तो आया 3, यानी कि दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, ठीक है। दूसरी टर्म और प्लस तीसरी टर्म। अब इनका जो मीन है, इनकी मीन की वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी क्या आ जाती है, आपका मीडियन हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाता है आपका मीन। जैसे मान लो यहाँ पर n की वैल्यू 16 है, तो 16/2 किया आपने, ठीक, तो क्या आ गया 8, और यहाँ पर क्या किया 16/2 + 1, तो आ गया 9, यानी कि यहाँ पर जो मीडियन है वो 8वीं और 9वीं ऑब्जर्वेशन दोनों क्या होंगी, मीडियन होंगी। कैसे होंगी देखते हैं।
यहाँ पर जो एग्जाम्पल है आपके सामने, यहाँ पर आपने इसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ पर टोटल नंबर हैं 2, 4, 6, 8 और 9। तो भाई यहाँ पर अगर 9 नंबर हैं तो अगर हमने 3 इधर से निकाल दिए और 3 इधर से, तो एक और निकल सकता है, तो बीच में आ गया 149। मिडल मोस्ट टर्म कितनी है, 149। ऑड नंबर है, मिडल टर्म निकाल लो, तो मीडियन कितना आ जाएगा यहाँ पर 149। देख लेते हैं इसका जो मीडियन है वो कितना आ गया 149। चाहे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n+1/2th टर्म। तो यहाँ पर कौन सी टर्म आई, यहाँ पर टर्म आई है आपकी पांचवी टर्म, तो पांचवी टर्म आ गई यहाँ पर 149। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पर 16 टर्म्स हैं। अब 16 टर्म्स में आपको क्या करना है, 16 टर्म्स में हमने अभी भी निकाला था पहले भी, तो 16/2 और 16/2 + 1 यानी कि 8वीं और 9वीं टर्म। अब 8वीं और 9वीं टर्म जो होगी उनका लिया जाएगा मीन। तो 8वीं टर्म है यहाँ पर 10, ठीक है, इसमें जिसको हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले हमने टर्म को असेंडिंग में अरेंज कर लिया। अब 8वीं टर्म, यहाँ से 2 टर्म मिली ना हमें फॉर्मूला से, एक 8वीं टर्म और एक 9वीं। 8वीं टर्म है यहाँ पर 10 और 9वीं है 14। अब इनको ऐड करके बटा क्या कर दो 2, तो आंसर आ जाएगा 12, यानी कि इसका मीडियन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो मीडियन को थोड़ा आपको समझना है, समझ नहीं आया दोबारा वीडियो को देख लेना आप, ठीक है। मीडियन में पहले तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो 2 टर्म मिलेंगी, फिर उनका मीन लेना है। कैसे लेना है, जैसे 2 टर्म मिली 8वीं और 9वीं, 8वीं टर्म है 10, 9वीं है 14, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर दो, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर दो, तो मीडियन आ जाएगा। एक और तरीका है, मान लीजिए यहाँ पर कितनी 16 टर्म्स हैं, आपने 5 यहाँ से निकाल दी और 5 यहाँ से, फिर कितनी बचती है 2 यहाँ से निकाल दी, 2 यहाँ से। मैं बराबर इक्वल करके निकाल रही हूँ दोनों साइड से, तो मैंने कितनी निकाल दी 2, 4, 6, 7 टर्म मैंने इधर से निकाल दी और 7 ही टर्म इधर से निकाल दी। अब इन दोनों में मिडल टर्म पता नहीं चल रही, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में समझो मैंने क्या बताया है भाई। अगर ये टोटल 16 टर्म्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने इधर से हटा दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने इधर से हटा दी। अब ये 2 बच रही हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 14 को भी और 10 को इधर हटा देंगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। या तो एक टर्म बीच में बचती है, वो ऑड नंबर में बचती है, लेकिन जब इवन नंबर होंगे ना, जो टर्म्स इवन नंबर में होंगी, तो 2 टर्म्स बीच में बचेंगी। तो जो टर्म्स बीच में बच रही हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने थोड़ा टाइम इसलिए इसमें लिया है क्योंकि मीडियन निकालने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। अब मॉड की बात कर लेते हैं। मॉड क्या होता है, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होता है। इसमें आपको अरेंज करने की कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अब आपके सामने 14 एग्जाम्पल हैं, इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है आपको ये देखना है। तो इसमें 9 जो है वो 4 बार आया है और बाकी सब इससे कम बार आए हैं, तो 9 इज़ द मॉड। तो इस क्वेश्चन का जो मॉड है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मॉड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो नाम से पता चल रहा है जो सबसे ज़्यादा बार आए, बहु यानी कि ज़्यादा बार आए, तो वो क्या हो जाता है बहुलक यानी कि मॉड। तो स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर था मुझे आपको जिसमें समझाना था, मैंने आपको कोशिश करी है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर क्लियर हुई हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। आप वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हैं। हाँ, अगर नहीं आपको अच्छी लगती हैं तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर अच्छी लगती हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और जाने से पहले इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कोई डाउट्स हैं तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।